नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने से हम हिंदुओं के मन में यह भ्रम पैदा किया गया है कि हिंदू धर्म के तत्वज्ञान यानी फिलोसॉफी में व्यापार, वस्तु निर्माण, उद्योग, पैसा कमाना, संपत्ति बनाना और अर्थचक्र को गति देना, इन कार्यों को गौण स्थान दिया गया है। जन्म मृत्यु की चक्र से आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति यह हिंदू धर्म की एकमेव केंद्रीभूत संकल्पना होने के कारण हिंदुओं में वास्तविक जीवन की तरफ देखने का रुख बदल गया था, ऐसा इनका कहना है। इसी के कारणवश हिंदू धर्म के लोग पैसा कमाना, उत्पादन करना, अपने जीवन स्तर में बदलाव लाना, अपने गांव की, अपने समाज की और अपने देश की आर्थिक स्थिति को विकसित करना, इसके बारे में उदासीन रहे थे, ऐसा इनका प्रचार है। भारत की सन 1950 से लेकर 1980 तक की बहुत कम रही आर्थिक विकास दर को हिंदू तत्वज्ञान को बदनाम करने के लिए साम्यवादी अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने सीधा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ करके नामकरण किया। उन्होंने ये कह दिया था कि भारत में कभी भी स्वतंत्र हिंदू इकोनॉमी अस्तित्व में ही नहीं थी। मगर दोस्तों, ये सब बातें सरासर झूठ है और इस असत्य को जमीनी स्तर पर करारा जवाब दो राष्ट्रभक्त हिंदू सन्यासियों ने दिया है। उनकी जानकारी देने वाला यह वीडियो है अर्थ से परमार्थ प्राप्त करने वाले हिंदू सन्यासी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। तो दोस्तों, पुरातन हिंदू संस्कृति में शुरू से ही अर्थव्यवस्था को पर्याप्त महत्व दिया गया है। ईस्वी सन 550 तक चौल और गुप्त सम्राटों के साम्राज्य में हिंदू अर्थव्यवस्था दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था मानी गई थी। सन 1400 तक पूरे दुनिया की कुल उत्पादन की 30% उत्पादन भारत में होता था। ये सब बातें अभी प्रमाणित हो गई है। मगर आप बोलेंगे, यह तो बीते जमाने की सब कही सुनी बातें हो गई, आज के जमाने में इसका क्या महत्व है? तो इसीलिए आपको इन दो सन्यासियों की कहानी से अवगत करा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत पहले रामदेव जी को सुनकर ही करते हैं। सुनिए रामदेव जी अपने कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। शून्य से शिखर की पूरी जर्नी यात्रा पतंजलि की आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक फैक्ट्री लगभग आधा किलोमीटर में है। बड़े बड़े प्लांट हैं जो आप यहाँ मेरे बाएं ओर देख रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ये फूड पार्क है। लगभग 50,000 करोड़ का पतंजलि का जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर किसी व्यक्ति की वेल्थ नहीं है, किसी के व्यक्ति की या किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश की जागीर है, देश की तकदीर है। करोड़ों लोगों के उपकार उपचार के भावना से हमने अर्थ से परमार्थ की इस यात्रा को शुरू किया। और जब स्टार्ट किया था तब नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग, कैसे ये पूरी यात्रा चली है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ये तो दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे गांव के एक गरीब किसान परिवार से आने वाले रामकिशन यादव यानी रामदेव बाबा ने अपने उम्र के 14वें साल में गुरुकुल में प्रवेश किया। इस गुरुकुल में वो योगाभ्यास कर रहे थे और बालकृष्ण आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे थे। सन 1992 में दोनों ने हरिद्वार जाकर कृपालू बाग आश्रम में संन्यास का स्वीकार किया। हरिद्वार में ही दोनों ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से योग केंद्र और आयुर्वेद केंद्र की नींव डाली थी। पहले कई साल दिव्य चिकित्सालयों के माध्यम से जनता को मुफ्त में सलाह दी जाती थी और उन्हें दिव्य फार्मेसी की आयुर्वेदिक दवा भी दी जाती थी। रामदेव जी हरिद्वार में योगा का आश्रम भी चलाते थे और अन्य जगह पर जाकर योगा शिविरों के जरिए योग का प्रशिक्षण भी देते थे। उसी समय भारत में टेलीविज़न का युग शुरू हुआ था, तो रामदेव जी ने उस माध्यम के जरिए योगा का प्रशिक्षण देना शुरू किया। टेलीविज़न जैसे एक उभरते प्रसार माध्यम को योगा प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की रामदेव जी की ये जो कल्पना थी, ये बहुत कामयाब साबित हो गई और पूरे भारत में देखते देखते उनकी एक योगा गुरु के रूप में नई इमेज तैयार हो गई। देश के विभिन्न शहरों में उनके बड़े बड़े योगा शिविर होने लगे और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग जुड़ने लगे। अपनी इस लोकप्रियता को कायम रखने के लिए रामदेव जी ने बड़ी कल्पकता से उन योग कैंप में जुड़े लोगों का पूरे देश भर में एक संगठन खड़ा किया, जिसके लिए उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की।
इसी ट्रस्ट के जरिए उन्होंने राजीव दीक्षित जी के माध्यम से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी अभियान को पूरे देश भर में चलाया था और उसको भी बड़े पैमाने में जन समर्थन मिला था। रामदेव जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि से यहाँ पर एक बड़ी उद्योग संधि यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा। उन्होंने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट के उत्पादन क्षेत्र में भी काम शुरू किया। आज़ादी के पहले से और बाद में भारत में सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, शैम्पू, टॉयलेटरीज, बिस्किट, चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेक्टर में बहुत सारी विदेशी कंपनियां प्रस्थापित हो चुकी थी। इसमें ब्रिटानिया, कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, ब्रुक बॉन्ड, कैडबरी, प्रोक्टर एंड गैम्बल ऐसी विदेशी कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में इस मार्केट पर हावी हो गई थी। स्वदेशी अभियान के तहत इन कंपनियों के प्रॉफिटियरिंग के विरोध में भारी जनमत तैयार हो गया था। साथ में रामदेव जी को एक स्वास्थ्य गुरु के नाते भारी समाज मान्यता और फैन फॉलोइंग भी मिला था। इन दोनों उपलब्धियों का पूरा लाभ उठाते हुए रामदेव जी ने पूरे देश भर में फैले अपने योगा क्लब के माध्यम से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सभी उत्पादनों का मार्केटिंग शुरू किया तो उसको शुरू से ही बड़ी समर्थन, बड़ा सफलता मिलने लगी। दोस्तों, रामदेव जी ने किसी प्रकार की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की है, ना ही तो उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में कोई डिग्री हासिल की है। फिर भी दुनिया भर की एफएमसीजी सेक्टर की सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को खुला चैलेंज देकर भारतीय मार्केट में रामदेव जी ने उनको हराया है। रामदेव जी की हर बिजनेस स्ट्रेटेजी ने कमाल करके दिखाया है। उनकी पहली स्ट्रेटेजी पतंजलि ब्रांड के अंडर उपलब्ध होने वाली उत्पादनों का दायरा बढ़ाने की थी। उन्होंने अपनी कंपनी के आयुर्वेद दवाओं के साथ उसमें नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट, नेचुरल फूड प्रोडक्ट, हर्बल होम केयर प्रोडक्ट, नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पतंजलि परिधान के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्ट्स ऐसे भी बनाना और बेचना शुरू किया। इससे पतंजलि ब्रांड की विजिबिलिटी तो बढ़ी गई और कंपनी की बिक्री भी बढ़ी। बढ़ती बिक्री यानी सेल ने उनको अपना विज्ञापन का बजट बढ़ाना बहुत आसान हो गया। साथ में ही कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ने से फ्रेंचाइजी मॉडल में देश भर में 85,000 रिटेल आउटलेट खोलने में कंपनी सफल रही। भारत में एडिबल ऑयल की बढ़ती डिमांड को समझते हुए रामदेव जी ने सन 2019 में रुचि सोया इस दिवालिया कंपनी को 4,350 करोड़ में खरीद लिया। बाद में उस कंपनी का नाम उन्होंने बदला और उसको पतंजलि फूड्स किया। कंपनी को एक दिवालिया कंपनी से यशस्वी कंपनी में परावर्तित किया, जिसकी 2024 की कुल बिक्री 31,962 करोड़ रुपया हो गई है। रामदेव जी ने देश के सभी नामचीन मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियों को और उनके विदेशी स्थित एक्सपर्ट मैनेजमेंट गुरुओं को अपने संपूर्ण स्वदेशी व्यवस्थापन रणनीतियों से हरा दिया है। आज पतंजलि ब्रांड देश में नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड तो बन ही गया है। अब रामदेव जी पतंजलि को विश्व स्तर का एफएमसीजी ब्रांड बनाने निकल पड़े हैं। दोस्तों, देश दुनिया में ऐसे अभूतपूर्व व्यावसायिक कर्तृत्व की कुछ और कहानियां आपको जरूर सुनने और देखने मिलेंगी। मीडिया में जब ऐसे कर्तृत्ववान बिजनेस लीडर्स की कहानी सुनाई जाती है तो साथ साथ में उनके बदले हुए लाइफस्टाइल की, उनके आलीशान बंगले, कारें, प्राइवेट जेट, यॉट्स, हॉलिडे होम, ऊंचे कपड़े, ऊंचे आभूषण की कहानियां भी साथ में ही सामने आती है। मगर हिंदू तत्वज्ञान से जो संस्कार बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को मिले हैं, उससे वह उन्होंने कमाई हुई धन यानी आय पर और खड़े किए हुए आस्थापनाओं पर जनता का मालिकाना हक है ऐसा मानते हैं। इतने अभूतपूर्व यशस्विता और करोड़ों रुपयों की टर्नओवर और करोड़ों रुपयों की प्रॉफिट के बाद भी पतंजलि ग्रुप के ये दोनों प्रमोटर 1 रुपये की भी तनख्वाह नहीं लेते हैं। वो दोनों दिन में 15 घंटा काम करते हैं, मगर इसको वो अपना विहित कर्तव्य मात्र मानते हैं। भगवद गीता का संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको शिरोधार्य रखते हुए अपने कर्म के मेहनत के फल पर अपना अधिकार नहीं है ऐसा मानते हुए
पतंजलि ग्रुप की पूरी कमाई समाज के आरोग्य और शिक्षा सुविधा देने के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाई जाती है। इसीलिए उन्होंने जनता को आरोग्य सेवा देने के लिए पतंजलि वेलनेस सेंटर्स तैयार किए हैं, जहां पर योगा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि आरोग्य सेवाएं दी जाती है। पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है। पतंजलि चिकित्सालय भारत भर में 1070 जगह पर चलाया जाता है, जहां पर चिकित्सा करके दवाएं दी जाती है। फ्रेंचाइजी मोड पर 2200 तक पतंजलि आरोग्य केंद्र चलाए जाते हैं, जहां पर उपचार किए जाते हैं। फ्रेंचाइजी मोड पर ही 1840 पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र गांव-गांव में चलाए जाते हैं। पतंजलि गुरुकुलम में निवासी स्कूल चलाया जाता है। योगा की डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि उन्होंने स्थापित की है। साइंस और इनोवेशन के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण उन्होंने किया है और उसमें संस्कृत और आयुर्वेद, हर्बल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट का कार्य जोर शोर से चल रहा है। आचार्य कुलम की स्थापना उन्होंने की है, जहां पर CBSE संलग्न स्कूल चलाया जाता है। पतंजलि हर्बल गार्डन में महत्वपूर्ण औषधि और हर्ब्स और प्लांट का संवर्धन किया जाता है और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से हरदम समाज प्रबोधन का कार्य भी वो करते हैं। तो दोस्तों, यह है हिंदू तत्वज्ञान में दी हुई अर्थनीति, जहाँ पर हर व्यक्ति ने अपने कर्तृत्व से धन कमाने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर अपने कमाए हुए धन से बड़ा अंश हिंदू समाज के कल्याण पर खर्च करने की अपेक्षा मात्र व्यक्त की गई है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बिजनेसमैन कमाए और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, इसको ही मैंने हिंदुओं की अर्थनीति या अर्थकारण बताया है। इसको ही मैं हिंदू इकोनॉमिक्स बोलता हूँ। पतंजलि ग्रुप इस हिंदू अर्थनीति का, हिंदू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण अंग है। आओ हम सभी हिंदू सिर्फ पतंजलि के ही उत्पादन खरीदेंगे, ऐसा प्रण ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।